हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्टिव को कैसे अप्रोच करना है। देखो, ये हमारा मॉडल पेपर 1 है जो मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अभी मैंने क्या हुआ है, जो हमारे ग्रुप में बच्चे हैं, हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के बच्चे हैं, उनको मैंने अभी स्टार्टिंग में 2 मॉक दिए थे, है ना। 2 मॉक पेपर दिए हैं। तो ये मॉक की स्पेलिंग को क्या हो गया? ओके। मैंने अभी आपको 2 मॉक पेपर दिए थे। अब इन दोनों मॉक पेपर में क्या है कि इनका मोटो था कि आप जो भी आपके अंदर ज्ञान है या फिर आपका जो भी रॉ फॉर्म है आप उसमें लिखें। इससे क्या हुआ है कि मेरे को आपका सारा आइडिया लग गया कि आप कितना क्या लिख सकते हो। आपका मुझे ये भी पता है इंट्रोडक्शन के थ्रू कि आपको मतलब क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, आप कैसे कैसे लिख सकते हो। तो अब इनमें कुछ बच्चे कैसे क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मैंने जो रिमार्क्स दिए हैं उनका क्या मतलब है, जैसे मैंने किसी किसी बच्चे को मैच्योरली लिखने को बोला है, या किसी को मैंने बोला है कंक्लूजन अच्छे से लिखो, या किसी को मैंने बोला है कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत क्लटर्ड हैं। तो आप उनको कैसे अब डील कर सकते हो, उनको कैसे अच्छे से लिख सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि हम पूरे के पूरे पेपर को ही डिस्कस करेंगे अब, कि किस तरीके से आपको आइडियली इस पेपर को डील करना चाहिए। और मेजरली हम ऐसे और ट्रांसलेशन की भी बात करेंगे। आपको पता है आपका ऐसे जो है वो 40 मार्क्स का है, एंड जो आपका ट्रांसलेशन है वो पूरा 20 मार्क्स का है ना। यानी कि आप देखो, पूरे 100 में से 60 मार्क्स तो आपके यहीं पे आ रहे हैं। 40 मार्क्स ऐसे और 20 मार्क्स ट्रांसलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का देखो, लेटर में तो आपके 10 मार्क्स हैं, तो 10 मार्क्स में से अगर आपको एक बेसिक फॉर्मेट पता है लेटर का, तो आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपको 3 से 4 नंबर वैसे ही मिल जाने हैं। ठीक है, तो लेटर पे भी हम खैर बात तो करेंगे ही ऑफ कोर्स, बट फिर भी लेटर में इतना मतलब टेंशन लेने की नीड नहीं है। लेकिन ऐसे और ट्रांसलेशन में क्या होता है ना, अगर आप थोड़े से गलत चले गए, या आपकी ग्रामर वगैरह गलत हो गई, या आपके यहाँ पे स्पेलिंग्स गलत हो गई, तो ट्रांसलेशन में तो आपका खेल खत्म ही है ना। ट्रांसलेशन में मतलब आप एग्जामिनर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है ऐसे और ट्रांसलेशन की। अगर आपको आपने थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर कर दी और एग्जामिनर को लगा कि भाई इसमें गड़बड़ है, तो पूरे ही नंबर आपके साइड में कर देगा, है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही है और सबसे ज़्यादा को स्कोर चुबाने वाला भी यही है। तो मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप उनको ध्यान से सुनिएगा। और जो हमारे मेंटोरशिप ग्रुप के बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों से मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ उनको आप फॉलो करिए एटलीस्ट। एंड जो बताता हूँ उसको ना पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करो। एग्जाम आपका अच्छा हो जाएगा। मैं आपको जितना भी जो भी कराऊँ उसको अच्छे से करके जाओगे ना, यू विल डू द बेस्ट। बट आपको उसके लिए मेरे पे भरोसा रखना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि आप मतलब खैर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला सेशन हम एक एक करके डील करेंगे, है ना। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन उठाऊंगा जैसे ऐसे का, तो ऐसे पे भी हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किसी ऐसे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो क्या पॉइंटर्स को आप डाल सकते हो, है ना। किन चीज़ों पे आप मतलब ऐसी हैं जिनको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना ही है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा गिवन ऐसे के ऊपर, तो आप उसमें से कम 2 4 चीज़ें तो डाल ही दोगे। और फिर जो हम मॉडल आंसर देते हैं उसको किस तरीके से डील करना है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हम्म। तो मतलब बढ़िया सा एक हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेट अस सी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऐसे। ठीक है, अपने पास ऐसे का क्वेश्चन है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी। ठीक है। अब देखो, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं ना, कि उन्होंने ये देखा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी, तो यहाँ पे आप कहानी बताने बैठ जाओगे इंडियन जुडिशरी की। कोई कोई बच्चा है वो कि ब्रिटिश टाइम से जुडिशरी ऐसी थी, फिर जुडिशरी में ये चेंज हुआ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट आया, फलाना आया, ढिमकाना आया। तो आपको देखो, सबसे पहली बात समझो, ये तो मैंने आपको 300 वर्ड में लिखने को दिया है स्टार्टिंग में, कि अभी मैं आपको कुछ ऐसे इसकी प्रैक्टिस ऐसे कराऊंगा 300 वर्ड्स में, जिससे कि आपको थोड़ा लिखना तो आए, पूरा अंदर का पहले निकालना तो सीखो। आपको मैं वर्ड लिमिट पे अभी इतना जज भी नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ वो भी इतनी वर्ड लिमिट के ऊपर नहीं कर रहा हूँ कि आपकी भाई 250 वर्ड्स ही होने चाहिए। इसके ऊपर अभी आपकी मैं मार्किंग मतलब कर ही नहीं रहा हूँ। अभी तो आपको ये सीखना है स्टार्टिंग के 4 5 मॉक्स में, कि आपको भाई लिखना कैसे है ना। कि आपके अंदर जो भी ज्ञान है आप उसको एटलीस्ट लिख पाओ। जब पहले लिख पाओगे तब तो आप उसको ऐसे अरेंज करोगे कि हाँ मैं अब इसको 250 वर्ड्स में लेके जाता हूँ, मैं 250 के बाहर नहीं जाऊँगा, या 250 वर्ड लिमिट है तो 260 70 तक मेरा मैक्सिमम जाएगा। ये चीज़ें होती हैं बाद में, है ना। जब आप 4 5 बार लिखना सीख जाओगे कि अलग अलग टॉपिक्स में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, तब जाके आप वर्ड के अंदर लिखना सीखोगे, है ना, क्रिस्प तब बना पाओगे। खैर, एक सबसे बेसिक सी बात की, आप किसी भी ऐसे को डील करोगे तो कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, रोल ऑफ, अब पहले टॉपिक को समझिए कि टॉपिक की डिमांड क्या है। ये कह रहा है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी बताना है, तो आपको इंट्रोडक्शन करना है टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग से, कि भाई टेक्नोलॉजी से क्या हेल्प हो रही है, क्या आज के टाइम पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी आजकल एआई के टाइम पे भी आ गया है। ये बेसिक से बता के फिर आपको फटाफट जुडिशरी के ऊपर आ जाना है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से जुडिशरी को हेल्प करेगी। जो एआई आया है उसका हेल्प क्या हो सकता है जुडिशरी में। या फिर अब इंडियन जुडिशरी है तो इंडियन जुडिशरी में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो ऑलरेडी हम टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते लेते धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है।
तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि आपके टॉपिक को जस्टिफाई करे। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन में आप पूरे रामायण काल से जो है पूरी की पूरी कहानी लिखना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करने का है। वर्ड लिमिट भी कम है, लेकिन फिर इससे ना एग्जामिनर को देखो स्टार्टिंग में, हमेशा याद रखो ऐसे में आपका जो हुक पॉइंट है ना वो स्टार्टिंग में ही आना चाहिए। अगर आपने मुझे स्टार्टिंग में ही इंप्रेस नहीं कर पाया, मैंने देखा कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग का एक पेज में यहाँ तक तो पूरा उन्होंने भर दिया फालतू की चीज़ों से, फिर यहाँ पे आ रहे हैं काम की बात पे, और किसी चीज़ को जो एक्सप्लेन करना है वो बाद में कर रहे हैं। यार ऐसे नहीं करना है, आपको जो हुक पॉइंट है वो स्टार्टिंग में ही लेके आना है। एटलीस्ट मैं आप में उसमें इंगेज तो करूँ आपके ऐसे में। अगर मैं स्टार्टिंग में इंगेज नहीं हो पाऊंगा तो देखो ऐसा ही होता है एग्जामिनर आपकी, मैं आपकी कॉपी इवेल्युएट ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि अभी तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, है ना, अभी तो मैं बहुत क्रिस्प मार्किंग दे रहा हूँ या फिर बहुत अच्छे से लीनियंसी बरत रहा हूँ, लेकिन जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना वो लीनियंट नहीं होगा यार, उसके पास बहुत सारी कॉपीज़ हैं और स्टार्टिंग में उसका मूड ऐसा ख़राब सा आपने कर दिया फालतू की चीज़ें करके, तो वो आगे के पूरे ऐसे में उसका दिमाग ऐसा ही रहेगा। और अगर ऐसे में एक बार ऐसा दिमाग हो गया फिर वो सेम चीज़ आपके लेटर में देखेगा, फिर ट्रांसलेशन में भी। अभी ट्रांसलेशन पे आता हूँ, वहाँ पे क्या गलतियाँ करते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको जो भी हुक पॉइंट है, हुक पॉइंट क्या होता है, हुक पॉइंट में कहीं आपको ऐसे कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखनी है, आपको बस जो टॉपिक दिया गया है उससे ही रिलेट करना है, उसके इधर उधर कहीं नहीं जाना। आप अगर इधर उधर जाना भी चाहते हो ना तो मिडल ऑफ द ऐसे में चले जाओ यार थोड़ा सा, है ना, बट स्टार्टिंग में बिल्कुल अवॉइड करो इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या करना है, डिफाइन करना है जो भी मैं पूछ रहा हूँ, है ना। जो भी आपका टॉपिक है उसको डिफाइन कर दो, दैट्स इट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जो टॉपिक है उसको डिफाइन कर दो। अगर ऐसा है कि उसमें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी पूछा है ना, तो इन दोनों को रिलेट करते हुए आपको डिफाइन करना है। हम्म। अच्छा, सेम चीज़ आपका जैसे अगले वाले मॉक में मैंने दिया था कि ये दिया था मैंने आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, है ना। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में यार बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को पहले डिफाइन किया है कि सस्टेनेबिलिटी होती क्या है, कि हम आज के टाइम पे अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें और आगे आने वाले फ्यूचर में भी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, है ना, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस चीज़ को डिफाइन तो करिए कि हमारा इन्वायरमेंट इस तरीके से हम चीज़ें यूज़ करें जिससे कि वो आज के टाइम पे भी अच्छा बना रहे, आगे के टाइम के लिए भी अच्छा बना रहे, है ना। फिर इसमें मैंने लिखा था चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। अब ये तो बड़ा ही मतलब क्रिस्प सा था टॉपिक का नाम कि आपको इसके चैलेंजेस देने हैं, यानी कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों बार बार टाइमलाइंस को डिले किया जा रहा है हर देश के द्वारा, या फिर एज अ वर्ल्ड भी हम पूरा क्यों थोड़ा थोड़ा फेल होते जा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने में। फिर उसका द वे फॉरवर्ड बताना था, है ना, कि भाई अब आगे इसको हम कैसे सॉल्व करें, कि ये इश्यूज तो आ रहे हैं, ठीक है, आपने जो इश्यूज बताए हैं आप वो बताइए, लेकिन इश्यूज वो बताइए जिनको आप आगे एक सॉल्यूशन भी दे पाओ, है ना। ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू मत डाल दीजिए कि इसको आपको सॉल्व करने का आप उसको द वे फॉरवर्ड में बता ही नहीं पा रहे हो। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है ना। हाँ, तो अभी मैं एक बेसिक आपका ऐसे लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको डिफाइन कर देना है, डिफाइन करने के बाद में आप आओगे कि इससे क्या हेल्प हो सकती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी बता रहा हूँ, तो आप इंडियन जुडिशरी में बता दो कि भाई ये इश्यूज आते हैं, बहुत सारे केसेस हैं, क्लर्क जो हैं मतलब वैकेंसीज इतनी कम होती हैं, थोड़ी सी कम होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े से इश्यूज आते हैं। फिर आप देखोगे अभी सुपेस जो है लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके अलावा कॉन्फ्रेंसिंग्स होती हैं कोर्ट की, तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है ना। तो इन चीज़ों को आप एक एक करके जो भी आपके दिमाग में आता है ना, जो भी पॉइंट्स हैं वो आप डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मतलब ये हमने उसके पॉजिटिव्स बता दिए, फिर आप यहाँ पे नेगेटिव भी बताओगे कि भाई टेक्नोलॉजी के ये नेगेटिव्स हैं, है ना, जो भी आपको नेगेटिव्स आ रहे हैं। मैं मतलब एक जनरली ही ऐसे की बात कर रहा हूँ, तो हम यहाँ एक पर्टिकुलर इसको रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी को लेके नहीं चलते हैं। कोई भी लेट से एक्स वाई जी कोई भी टॉपिक है, उसके आपको यहाँ पे क्या बता देने हैं, उसके कुछ नेगेटिव्स होंगे, कॉन्स होंगे, वो भी आपको बता देने हैं। इसके बाद में आप दोगे उसका द वे फॉरवर्ड। अब द वे फॉरवर्ड में ऐसे बिल्कुल हेडिंग डालने की भी नीड नहीं है, आप अगर पैराग्राफ वाइज चल रहे हो तो आप पैराग्राफ वाइज भी उसमें लिख सकते हो, द वे फॉरवर्ड इज ऐसा ऐसा करके, है ना। ये एक बस एक लाइन है जो कि आप अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में और कंक्लूजन में कई बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तब वे फॉरवर्ड में हम बात करते हैं कि अब जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम आगे कैसे इस चीज़ से डील कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको सॉल्यूशन भी देने हैं और आगे फ्यूचर की बात करनी है। लेकिन जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो मैंने स्टार्टिंग से इंट्रो से लेके लास्ट तक जो चीज़ें की बात करी हैं, उन पॉइंटर्स को मुझे 3 से 4 लाइन में पूरा टच कर लेना है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बहुत से फ़ायदे हैं, फिर इसके नुकसान भी हैं, बट फिर हमें कैसे डील करना है, मतलब ऐसे जो चीज़ें होती हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, लोगों को उसमें गवर्नमेंट को लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए, डिजिटल डिवाइड है हमारे देश में तो उसको भी पूरा करने का। इस तरीके से आपको पूरा एक होलसम सा कंक्लूजन देना है। वैन यू विल डू दैट, आपको 80%
से ज़्यादा मार्क्स आराम से मिलेंगे, ठीक है, अगर आप ये अच्छे से कर पाते हो अचीव। तो ये तो मैंने बताया एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ कि किसी भी ऐसे में आपको इस तरीके से लिखने का होता है, इन पॉइंटर्स को ऐसे लिखना होता है। ये होता है एक मैच्योर राइटिंग, ठीक है। अब जो मैंने बच्चों को वो बोला है क्लटर्ड जिनके थॉट्स हैं, जिनके क्लटर्ड थॉट्स हैं ना, उनको क्या है कि फैक्ट्स तो काफ़ी आते हैं, चीज़ें सारी समझ आती हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो उसको फ्लो में ही नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये देखो, फ्लो में नहीं लिख पा रहे हो कोई इश्यू नहीं है। आप इसको कैसे करिए कि जो भी आपके फैक्ट्स हैं उनको आप एक रफ पेपर में, और सारे ही बच्चों को ये ट्राई करना चाहिए, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पहले 5-10 मिनट, अभी तो 10 मिनट ले लो क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। बट एग्जाम में आपको ये 2 मिनट है ना, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में कर लेना है कि सारे पॉइंटर आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, और वो आप लिखते रहोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, आपको क्या करना है, जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा जॉट डाउन कर लो आप रफ पेपर में, या फिर आपको जो पेपर मिलेगा उसमें कहीं स्पेस होगा वहाँ कर लेना। तो जब ये कर लोगे ना आप, तो आपको ये पता है कि मुझे इस फॉर्मेट पे लिखना है। तो फिर आप स्टार्ट करोगे, फिर आप थोड़ा सा उसमें लिखोगे, आप इंट्रो में क्या क्या देना चाहते हो, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, फिर आप उसके यहाँ पे मेन बॉडी जो होती है उसमें आप क्या लिखना चाहते हो उसके बारे में, आपको रिलेट करना है टॉपिक को, फिर उसके प्रोज बताने हैं, कॉन्स बताने हैं, फिर आपको थोड़ा सा वे फॉरवर्ड बता देना है, फिर आपको थोड़ा सा कंक्लूजन पार्ट भी देना है। अब ये सब में आपको देखो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। बस 250 वर्ड ही तो लिखने हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें, मैं कह रहा हूँ फैक्ट नहीं भी आते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कुछ चीज़ें बस अगर आप इस तरीके से फ्लो में लिख भी दोगे ना, कि भाई स्टार्टिंग में ऐसे लिख रहा हूँ कि मैं इंट्रो पार्ट दे रहा हूँ, फिर मैं इसके बारे में रिलेट कर रहा हूँ, फिर मैं प्रोज दे रहा हूँ, कॉन्स दे रहा हूँ, इसके बाद में वे फॉरवर्ड ही मैंने बता दिया, इंटरनेशनल लेवल पे ही मैंने बात उठा दी इंडिया से रिलेट करके, फिर मैंने कंक्लूजन अच्छा सा दे दिया, तब भी यू विल डू बेटर देन द एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इतना भी लोड नहीं लेना कि मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि आप मेंटरशिप प्रोग्राम में आओ, तो फिर आपको फैक्ट तो होंगे ऑफ कोर्स। कैसे होंगे? अब देखो, मैं जो आपको ऐसे प्रोवाइड करता हूँ, बेसी नहीं है। कहाँ जाएं भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, अगर आपके पास में, बोल रहा था यार मैं, हाँ, मैं ये बता रहा था आपको फैक्ट्स कैसे मिलेंगे। ओके, देखो, क्या होता है कि आपको फैक्ट ऐसे मिलेंगे, जो मैं आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा ना, आप पहले चीज़ों को समझिए। आपको मॉडल आंसर मिल रहे हैं तो उसका मोटो क्या है, आपने बस उसको पढ़ लिया हो गया क्या? अब एक चीज़ और समझो यार, इससे पहले मैं आपको, जैसे कि अब ये आपकी कॉपीज़ चेक होती हैं, मैं आपको ये चेकड कॉपीज़ देता हूँ, मैं आपको इवैल्यूएट करके सारी की सारी कॉपीज़ देता हूँ, ठीक है। इतनी सारी कॉपीज़ होती हैं, उनको इवैल्यूएट करता हूँ मैं, एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं जो भी आपको देता हूँ ना चेक करके, जैसे कि मुझे जो भी पॉइंट्स लगे कि यार ये बच्चा यहाँ पे लेक कर रहा है, ये यहाँ पे लेक कर रहा है, उसमें मैं रिमार्क देता हूँ। तो उन सारे के सारे बच्चों की शीट्स को आपको पढ़ना है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में लेने का क्या फ़ायदा है, आप उसका मोटो समझिए। आपको सारी की सारी शीट्स को ब्रेनस्टॉर्म करना है। बहुत से बच्चे होते हैं जो अच्छे पॉइंट्स लिखते हैं, कोई बच्चा है वो ट्रांसलेशन बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बच्चा है वो उसका इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन अच्छा जा रहा है, किसी का लेटर अच्छा जा रहा है, किसी का ऐसे अच्छा जा रहा है। तो आप ये जो चार चीज़ें हैं, ट्रांसलेशन, लेटर और ऐसे, या फिर ऐसे तो पर्टिकुलरली ही, इस पे तो मेन ही ध्यान देना है। ये सारे के सारे बच्चों की शीट से गो थ्रू करना ही है आपको, ठीक है। इस गो थ्रू करने की प्रोसेस को जब आप सारे पेपर्स की कर लोगे ना, जब आप 20 पेपर की, ये इतने सारे बच्चे हैं, अभी 68 बच्चे हैं, ये सारे सारे लिखेंगे, तो आप जब हर एक पेपर की 68 शीट्स को एवेल्युएट करोगे, आप खुद से एवेल्युएट करोगे, मतलब मैंने जो एवेल्युएटेड शीट्स दे दी हैं उनको आप पढ़ोगे कि अरे ये बच्चा देखो यहाँ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं, ये चीज़ गलत बताई है, तो यहाँ पे कम नंबर मिले होंगे। आप जब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तब तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ना। कुछ बच्चे हैं कि सर मैं स्टक हो गया हूँ, अरे भाई स्टक हो जाओगे आप, अगर आप ब्रेन स्टॉर्म नहीं करोगे, आप चीज़ों को इंप्रूव ही नहीं करोगे, तो स्टक तो हो गए ऑफ कोर्स। ये तो बोल रहा हूँ कि आप जो भी गलतियाँ कर रहे हो वो देखो, इतने सारे बच्चे सेम सेम गलतियाँ भी करते हैं, इतने सारे बच्चे ये यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, हो सकता है कि अगले वाले ऐसे में आप यहाँ मिस्टेक कर दो, ठीक है। इसीलिए उसको ब्रेनस्टॉर्म करिए, टाइम लगेगा, आई नो दैट, बट अगर पॉसिबल हो पाता है तो करिए। अब कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं सर मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मेरा तो ऐसा है, मेरा वैसा है, भाई मत करो फिर, क्या बोल सकता हूँ, है ना। आपको बता ही सकता हूँ, इतने सारे बच्चे हैं बैच में, तो सबको एक ही चीज़ बताऊंगा ना, अलग अलग से किसी को अलग अलग चीज़ नहीं बता पाऊंगा, राइट। तो आपको ये चीज़ करनी है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप ये कर लोगे ना सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपके पास बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी, और जब एक टॉपिक के बारे में अलग अलग, बहुत से बच्चे अलग अलग फैक्ट भी लिखते हैं, आपके पास में कितने सारे फैक्ट कंपाइल हो जाएंगे यार, आप ये भी तो सोचो। एक एक पॉइंट अगर आप सबके उससे उठाओगे ना कि इसकी ये लाइन तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं लिखता भी हूँ, जिन बच्चों में अच्छा होता है मैं उसको अलग से मार्क करके ऐसे लाइन को लिखता हूँ, ये गुड लाइन करके, या वो जो पैरा होता है गुड होता है, तो उसको कम से कम पढ़ो, अपने ऐसे में अपनाओ कि ऐसी लाइन मैं भी लिख सकता हूँ अगली बार। और लाइन का मतलब सेम नहीं चिपकाना होता है, अलग अलग टॉपिक है तो उसमें उस लाइन का आप एक वो ले सकते हो जो उसका सार होता है, ठीक है। हाँ, अब
इसके बाद में मैं आपको मॉडल आंसर देता हूँ। मॉडल आंसर में देखो, मैं आपको 250 वर्ड का तो नहीं ही देता हूँ, मैं आपको करीब कोई 400 वर्ड्स का दूंगा, कोई आपको आगे मैं 500 वर्ड्स का भी दूंगा, कोई 300 वर्ड का दूंगा, कोई 350 वर्ड का दूंगा। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको 250 वर्ड का सीधा दे दूंगा, उसमें अगर बहुत ही लिमिटेड फैक्ट्स होंगे। मेरे मॉडल आंसर देने का मोटो है कि मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव दिखा दूँ, है ना। जब आप इतने सारे पर्सपेक्टिव देखोगे, अलग अलग बच्चों की शीट्स देख चुके होगे उस टॉपिक के ऊपर, आप मेरे मॉडल आंसर्स को भी देखोगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तो ब्रेन में रह जाएंगी ना, फिर आपके पास में फैक्ट्स तो हैं ना कई सारे, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये है। अब मैं हर मॉडल आंसर में एक दो क्योट देता हूँ, क्योट एक ऊपर लिखता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, एक क्योट नीचे लिखता हूँ, है ना। तो उन दोनों क्योट्स को भी पढ़िए, उन क्योट्स को लिखिए, फिर आपके पास मॉडल आंसर आ गया, आपने सारी शीट्स को ब्रेन कर लिया, तो फिर से खुद से लिखो, है ना। इवन चाहो तो कॉपी करके लिखो, आप मेरे मॉडल आंसर्स को कॉपी करिए, आप देख देख के लिखिए। लेकिन इससे क्या होगा, आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें रह जाएंगी, इससे आपकी राइटिंग बहुत इंप्रूव होगी। ये जो मैंने बोला है ना, पूरा फ्लो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन का, प्रोज का, कॉन्स का, वे फॉरवर्ड का, कंक्लूजन का। तो जब आप ये देख देख के भी लिखोगे ना, तो आपके हाथ को, आपके माइंड को आदत होगी कि हाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आप ये कॉपी करके लिखोगे, फिर आपके माइंड में कुछ रह जाएगा, फिर कॉपी करके लिखोगे, फिर आप पढ़ोगे इन बच्चों की शीट्स को, तब जाकर के आपका एक टॉपिक तैयार होगा। और वो एक टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसे का टॉपिक हो गया। आप क्या क्या लग रहा है आपको, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल सिस्टम, तो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड आपके पास में बहुत सारे फैक्ट आ गए कि भाई क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो अब इससे रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक आएंगे जुडिशियल सिस्टम से, तो क्या आप वो फैक्ट्स नहीं डाल पाओगे? ना, तो चीज़ों को एज अ होल सोचो, नहीं, ये छोटा सा नैरो माइंड नहीं रखना है ना। तो थोड़ा सा ब्रॉड करिए माइंड को, और ये सब काम आपको करने हैं। अच्छा, मैंने ये सब बता दिया आपको, अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि ऐसे में हमें क्या क्या करना होता है। नाउ आई विल गिव यू सम पॉइंट्स जो आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो अलग से। हम्म यहाँ पे बताता हूँ। अब कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि अलग अलग टाइप के ऐसे में आप यूज़ कर पाओगे ना। तो देखो, कोई भी जब हम ऐसे लिखते हैं ना, कोई भी टॉपिक आ गया, लेट से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उस टॉपिक के ऊपर, तो देखो किसी भी टॉपिक के ना तीन ही आउटलुक होते हैं। एक होता है उसका सोशल आउटलुक ना, सोशल आउटलुक कह लो, सोशल एस्पेक्ट कह लो, ठीक है। दूसरा आपको उसका देखना है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल आउटलुक, ठीक है। फिर हम थर्ड आउटलुक जो आपका होता है, सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, और आपका एक पॉलिटिकल आउटलुक होता है ना, पॉलिटिकल आउटलुक। तो हम किसी भी ऐसे को ना इन तीन लेंसेज से ऑब्जर्व करेंगे। ये मैंने आपको तीन टूल दे दिए, ठीक है। अब कोई भी आपका टॉपिक होगा, लेट से आपका उसमें आप यही टॉपिक उठा लो, ठीक है। आपने देखा कि टूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल सिस्टम देखा, तो उसका सोशल आउटलुक आप क्या उठा सकते हो? सोशल आउटलुक आपने उठाया, आप पर्सपेक्टिव देखो, सोशल पर्सपेक्टिव से देखा आपने, भाई रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोशल, इन जुडिशियल सिस्टम क्या हो सकता है, इसमें मुझे इसके कॉन्स दिखे कि हाँ यार, इंडिया में जो है वो डिजिटल डिवाइड काफ़ी है, लोग भी इतने इन्फॉर्म नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें। तो आपके पास में एक पॉइंट मिल गया कि हाँ यार, मैं डिजिटल डिवाइड तो यहाँ पे डाल सकता हूँ। ऐसे ही उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक उठाओगे, आपको वहाँ से कोई ना कोई सोशल आउटलुक मिलेगा ही। आप जैसे कि सोशल जस्टिस का यूज़ भी कर सकते हो, एक वर्ड होता है आपका सोशल जस्टिस, है ना। तो सोशल जस्टिस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, तो ये अपने आप में ही बहुत इंक्लूसिव है। तो आपको ना हर टॉपिक में, जैसे आप सोशल जस्टिस की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हर वर्ग के लोग हैं, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। कोई भी ऐसे का टॉपिक होगा, उसमें आप सोशल जस्टिस डालो, और इंडिया का सोशल जस्टिस बता सकते हो कि इस तरीके से काम करता है। हम चाहते हैं कि सारे के सारे लोग जो है वो एक इक्वल प्लेइंग फील्ड हो उनके पास में। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गरीब है तो उसको बस पैसे भर दो, हमें उसको एक इंक्लूसिव बनाना है, हमें उसे एजुकेशन भी देनी है ना। आपको बहुत सारे डायमेंशन में बात करनी है। भाई कोई गरीब है, उसको पैसा देना उसका सोल्यूशन है क्या? उसको सिर्फ राशन देना सोल्यूशन है क्या? क्या हमें उसको एजुकेशन नहीं देनी है? क्या हमें उसको डिग्निटी से रहने का अधिकार नहीं देना है? उसके पास में क्या रहने के लिए एक घर नहीं होना चाहिए ठीक सा? तो इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे, ठीक है। सोशल जस्टिस हो, और इसी में आता है आपका जेंडर इक्वलिटी, इसी में आपके आते हैं ह्यूमन एम्पावरमेंट, इसी में आती है आपकी इंक्लूसिविटी, है ना। इंक्लूसिविटी कि भाई हर किसी को अब देखो, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में कैसे बोल सकते हो आप इंक्लूसिविटी को? आपको बोलना है कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करना है जुडिशियल सिस्टम में, लेकिन हमें इंक्लूसिव भी करना है उसको, उसमें समावेशी होनी चाहिए वो चीज़, उसमें सारे के सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अमीर आदमी है वही टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहा है, या सिर्फ जो अच्छे ऊपर वर्ग के लोग हैं वही उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं। हमें इस तंत्र को, हमें इस सिस्टम को इस तरीके से डेवलप करना है कि इसमें हर ग्रुप के लोग जो है वो इंक्लूसिव हो पाए। तो हमें इंक्लूसिविटी भी मेंटेन करनी है, डिजिटल डिवाइड को दूर करना है, सोशल जस्टिस भी मेंटेन रह पाए, इस तरीके से भी काम करना है। तो ये बड़े सॉलिड पॉइंट्स होते हैं, इसमें एग्जामिनर फटाक से नंबर देगा। अब हम इकोनॉमिक आउटलुक पे आते हैं।
तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ ले रहे हैं हमें उसका मैक्रो इकोनॉमिक हमें चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भाई क्या चाहिए? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास जो हमारा जैसे एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो आज के टाइम पे मार्केट कितना हिला हुआ है, तो हमें अपने आप में सेल्फ एफिशिएंट बनना है कि जो एक्सटर्नल शॉक हो रहे हैं उससे हमारी मिनिमम वल्नरेबिलिटी रहे, ठीक है, मिनिमम वल्नरेबिलिटी रहे, तभी हमारी मैक्रोनॉमिक स्टेबिलिटी रह पाएगी। जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, हमारी खुद की होम ग्रोन टेक्नोलॉजी होंगी। अब देखो वहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि सर आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हम फॉरेन प्लेयर्स की ले रहे हैं, लेकिन अब देखोगे आप जोहो का इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि अभी गवर्नमेंट ने जोहो जो हमारे इंडिया की ही कंपनी है, इसको ही सारे के सारे जो गवर्नमेंट में आपके मेल वगैरह यूज़ होते हैं ना, सब में जोहो को नेसेसरी कर दिया है। तो जो बच्चे अभी जॉब में हैं उनको पता होगा कि जो पहले आपका ईमेल था, ईमेल जो आप खोलते थे जीओवी वाला, वो अब ज़ोहो के उससे खुल रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। भाई इससे क्या हुआ, एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। अगर बाहरी कंपनीज़ में कोई एक्सटर्नल शॉक होता है या फिर वो अपने, कई बार क्या होता है कि वो माना-मानी तानाशाही करने लगते हैं बाहरी कंपनीज़, बट इससे क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो और भी स्ट्रेंथन हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी सेल्फ ग्रोन टेक्नोलॉजी होगी, जैसे ज़ोहो के मेल्स वगैरह हैं, इन्हीं पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। ज़ोहो का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी सिस्टम है। तो जो भी वीसी वगैरह होती है वो ज़ोहो पे ही होती है। तो ये भी एक इसमें आप दे सकते हो, है ना? तो आपको सोचना है, बहुत ब्रॉड सोचना पड़ेगा यार देखो, तभी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। फिर इसमें लो डेफ़िसिट होगा, अलग-अलग टॉपिक्स में बता रहा हूँ मैं कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लो डेफ़िसिट होगा जब हमारी मैक्रोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और वही फिर लो नेशनल डेब्ट होगी जीडीपी के ऊपर, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो कि इकोनॉमिक में आपके पास में एक पॉइंट तो मैंने ये दे दिया, मतलब 2-3 पॉइंट तो आपके पास में ये हो गए। और यहाँ पे आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमेशा यूज़ कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सभी वर्ड्स की एक बार अच्छे से 3-4 लाइन की ना डेफिनेशन तैयार कर लो। अगर नहीं हो पा रही है तो मुझे बताना, मैं आपको कुछ पॉइंटर ऐसे लिख के दे दूंगा ग्रुप पे, है ना? इन चीज़ों का यूज़ करना है। और भी हैं वो, मैं आपको ऐसे टाइम टू टाइम या तो फिर लिखवा दूंगा, बताना जैसा भी आपको समझ नहीं आती हैं चीज़ें तो वैसे बता दूंगा, या फिर आप लिखते रहोगे ना तो उसमें ही मैं जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें डालता जाऊँगा, ठीक है? और एक बहुत बढ़िया पॉइंट है इकोनॉमिकल आउटलुक में, आप इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हो, है ना? कि हमारे पास में इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए सर, इक्विलिब्रियम, हमें ये सब करना है ताकि एक इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो पाए। अच्छा आप देखो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमारे पास कितने फ़ायदे हैं कि हमारा जो ये पूरा कोर्ट रूम अरेंज करने में टाइम लगता है, वो टाइम भी नहीं लगेगा और वहाँ पे इतना पैसा भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि वीसी वगैरह से आपके अगर जो केसेस हैं वो हैंडल हो सकते हैं, जो आपके वैसे माइनर केसेस हैं, अगर वीसी वगैरह से हैंडल हो सकते हैं तो बेस्ट है। कि भाई अगर जज आता है वो पूरा बैठता है तो उसमें भी कई काफ़ी जो है कॉस्ट लगती है, ये चीज़ हो गई। अच्छा ये मैं दूसरे टॉपिक्स के लिए बता रहा हूँ, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश में जो भी सेक्टर्स हैं ना, उन पे सभी पे एक अलग मतलब, ऐसा नहीं है कि जैसे आज के टाइम पे हम सर्विस सेक्टर पे बिल्कुल डिपेंडेंट हैं, तो ये ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल सर्विस सेक्टर के ऊपर ही टंगे हुए हैं कि भैया सर्विस सेक्टर अच्छा करेगा तो हमारी इकोनॉमी बूम हो पाएगी। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अच्छा करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अच्छा करना है, तब जाकर के एक इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बनेगा और हमारे पास में एक स्टेबिलिटी आ पाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे देख रहे हो ना आईटी इंडस्ट्री के क्या हाल है, और हमारे पास में जो है सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर है, तो उससे कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी भी जो है प्रभावित होती है। ये पॉइंटर आप डाल सकते हो अलग अलग टॉपिक्स में, ठीक है? पॉलिटिकल आउटलुक पे आते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे देश का प्रियम्बल पढ़ लो, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे देश का प्रियम्बल पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं यार। यहाँ से ना आपको जो प्रियम्बल में वर्ड्स मिलेंगे ना उनका आप सीधा यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपके पास में प्रियम्बल में सोवरेन है तो आप लिखो भाई इंडिया एज अ सोवरेन देश, हमारे पास इंडिया एज अ सोवरेन देश, हम अपनी सोवरेनिटी को और भी मजबूत कर सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी का सिस्टम लेके आएंगे, या फिर ऐसे जो भी अलग अलग टॉपिक है उनको रिलेट करो, सोवरेन वर्ड चिपका दो, है ना? ऐसा हमारा देश का प्रियम्बल भी बोलता है, ये आप डाल सकते हो। इसके अलावा हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे। भाई सेकुलरिज्म अलग अलग, ये मतलब मैं वर्ड्स बता रहा हूँ, आप ये नहीं कि आप हर किसी में हर ऐसे में ये डालना ही है सेकुलरिज्म, ये ऐसा भी नहीं करने का है, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाना है कि कहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना है। सेकुलरिज्म हो गया, हम जस्टिस की बात करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, है ना? भाई सबको सोशल जस्टिस मिले, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, डिग्निटी ऑफ पर्सन मेंटेन हो पाए, तो ये सारी कहानी आप पॉलिटिकल आउटलुक में दे सकते हो। अब देखो आपके पास में मैंने इतने सारे पॉइंटर बता दिए हैं ना कि आप कोई भी टॉपिक लेके आ जाओ, अगर आप ये सब भी अच्छे से अरेंज करके लिख दोगे जिस तरीके से मैंने बताया कैसे कैसे हमें लिखना होता है, क्या एक लिखने का तरीका होता है, तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है?
इसीलिए मैं बोल रहा था कि मुझे ये सारी बातें बतानी है, लेकिन नहीं, कुछ वैसे इम्पेशेंट बच्चे हैं ना कि नहीं नहीं सर, ये ऐसा ऐसा क्यों वैसा क्यों। अरे एक बार बोला है भाई, उसको सुनो ना। हाँ, आपसे बहुत एक्सपीरियंसड हूँ मैं, बहुत सारे बैचेस पढ़ा चुका हूँ, तो उसको सुनने का है। ये नहीं कि अपना लगाने का है। अगर मैंने एक चीज़ बोली है एक बार, इट मीन्स उसको सुनो, वो करो, तब जाके मार्क्स बनेंगे। ये ऐसे नहीं होगा। आप जो सोच रहे हो कि बस मैं मॉक दे लूँ, ये मेरे, अगर मैं 20 मॉक कर लूँगा, मैं 30 ऐसे लिख लूँगा तो मेरा हो जाएगा। नहीं होता ऐसे। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। 10-10 मॉक लिखवा के मैंने बच्चों को सिलेक्ट कराया है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स पे दिल भेजा है उनको। लेकिन उसके लिए वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। अपना नहीं चलाने का होता है हमेशा कि मैं ये ऐसा 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 ऐसा। आई डोंट लाइक इट ऑल्सो, है ना। चलिए फिर। ऐसे का सीन आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो फिर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ओके। हम अब लेटर की बात कर रहे हैं। हाँ, लेटर में यार कुछ नहीं, देखो एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैंने आपको दे ही रखा है, मॉडल पेपर में आपने देख ही लिया होगा, उस तरीके से करना है। लेकिन अपना थोड़ा दिमाग लगा के, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने बोला एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल से ओबीसी करना है, तो बच्चे उसमें एप्लीकेशन आईडी नहीं लिख रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नीचे आपने नाम लिख दिया। अब भैया नाम से सपना आएगा उसको। ऐसा बिल्कुल घुस जाओ ना करेक्टर में कि आप खुद लिख रहे हो, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही दिक्कत हो गई है, तो उस करेक्टर में घुसो कि हम क्या क्या दें कि इसको पता चल जाए, ऐसा ठीक है। ये गलतियाँ मत करना। ऐसे में तो फिर ये लगता है कि बच्चा क्या ही कर रहा है, बताओ ग्रेजुएशन करके बच्चा ऐसी गलती कर रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है। एरर में तो आई गेस कोई इशू है नहीं, एरर को सही करना है, नो इश्यूज। हाँ, एक्टिव पैसिव वाले में देखो। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एक्टिव एंड पैसिव। तो आप ये इसमें लिखोगे, ये जो भी क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे अटेम्प्ट करोगे कि भाई पहला वाला क्वेश्चन है तो ऐसे लिखो ओरिजिनल सेंटेंस। अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हो, टाइम का कंस्टेंट होगा ऑफ कोर्स, तो लिखो ओरिजिनली एक्टिव था या पैसिव था, वो लिखोगे। फिर उसके नीचे लिखोगे उसका जो पैसिव फॉर्म है, अगर एक्टिव है तो उसका पैसिव बना करके लिखोगे एरो मार्क करके, ठीक है। ये दोनों काम करने हैं, नहीं तो आधे नंबर उड़ा दूंगा मैं आपकी। उड़ाई ही है मैंने। और फिर इंटरोगेटिव करना। हाँ, ये देखो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इंटरोगेटिव और नेगेटिव में चेंज करते समय हम जैसे, ट्रांसफॉर्मेशन का तो रूल यही होता है कि हमें उसकी मीनिंग चेंज नहीं करनी है। लेकिन यार जब हम, मतलब इसमें क्या है कि जब मैंने डीएससी के कुछ पेपर्स देखे हैं जो एवेल्यूएट, मतलब जो एक्चुअल में कंडक्ट हुए हैं, तो उसमें उन्होंने उसकी मीनिंग को नेगेटिव चेंज कर दिया, बच्चे ने उसको भी माना हुआ है। तो इसलिए हम इसको अभी ऐसे ही लेके चल रहे हैं कि आप इसकी मीनिंग को भी नेगेटिव कर दो। और सेम गोज़ फॉर अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेज ऑल्सो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप नेगेटिव मीनिंग तो चेंज करके लिख ही दो, बट फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी इसमें दे सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, और करके। तो ये चीज़ है, बट आई गेस एजर्टिव को आप पूरा नेगेटिव मीनिंग ही कर दो। वो मतलब इन्होंने अगर पिछली बार लिया हुआ है तो उसको अभी भी ऐसा ही ये लेके चलेंगे, है ना। ये तो एक्सप्लेनेशन है, मीनिंग्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। अच्छा, अब देखो इसमें क्या होता है ना, ऐसे ये जो आपके मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसमें एक बच्चे ने ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। अब उसको बोल रहा है द की टू सक्सेस इज ऑनेस्टी, कर दूं क्या? ऐसा नहीं करने का है यार, वो फ्रेज है, फ्रेज तो हमेशा एक ही जैसा रहता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका वहाँ पे। तो ऐसा आपको मन में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको नंबर मिल जाएंगे। मन में तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगता होगा, अब में नंबर थोड़ी मिल जाएंगे। चीज़ों का ध्यान रखो, के ऊपर भी डाउट कैसे आ रहे हैं। हाँ, अब ये देखो ट्रांसलेशन में क्या है। ट्रांसलेशन में आप तीन चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। आप जो हिंदी में लिखोगे, माइंडसेट एग्जामिनर का वही रहेगा, वो इंग्लिश में वैसे ही मार्क्स देगा। हिंदी में आपको लिखते टाइम ये तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हिंदी की जो स्पेलिंग्स हैं, यहाँ पे हेल्थ में मतलब 90% बच्चों ने स्वास्थ्य लिख रखा है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, हेल्थ को स्वास्थ्य नहीं स्वास्थ्य लिखते हैं। ये ऐसी गलतियां करोगे नंबर कटेंगे फटाक से। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है इसमें आपको, और ग्रामेटिकल एरर नहीं करनी है, और राइटिंग अच्छी रखनी है ना। क्योंकि बहुत से बच्चों की हिंदी में गंदी राइटिंग होगी, क्योंकि हिंदी आपने 10th में ही छोड़ दी होगी, आई नो दैट। तो हिंदी लिखना अच्छे से सीख लो, ठीक है। ये बार बार लिखना स्टार्ट करो हिंदी को, तो दैट आपके फ्लो में आ जाए, राइटिंग अच्छी आ जाए। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बिल्कुल फटाक से मिलने वाले नंबर हैं, लेकिन कम से कम स्पेलिंग अच्छी लिखो, कटिंग मत करो, ग्रामेटिकल एरर मत करो, ठीक है। इन तीन चीज़ों का ध्यान रखो। और राइटिंग, ठीक है, राइटिंग अच्छी करो। राइटिंग अच्छी रखोगे तो एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, नहीं रखोगे तो उसमें कट भी जाएंगे, ठीक है। कि फिर एग्जामिनर का पढ़ने का मन भी नहीं होगा। मैं तो एक ही बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन फिर एग्जामिनर नहीं वैसे एक चेक करते बैठता है, वो फटाक से आपके आधे नंबर कर देगा, 10 में से 5 देगा या 4 देके भी चला जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी ये तो इंग्लिश में सब लोग कर ही लेते हो, कोई इशू इसमें है नहीं। इसमें भी राइटिंग अच्छी रखो, लेकिन हिंदी वाला आप जो करोगे ना, उसका फ़र्क इसमें दिखेगा। अगर उसमें 5 मिले हैं तो उसमें भी 5 ही मिलेंगे, ये ऐसा बहुत जगह देखा है मैंने, ऐसी कॉपीज़ चेक हुई हैं। मैंने भी इस तरीके से दिया है, और कई बार तो इंग्लिश मैंने कई एक दो जगह ही है जहाँ पे कम दिए हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही कचरा कर दिया बच्चों ने। ऐसा कचरा भी नहीं करने का है। तो ठीक है यार, ये चीज़ें हैं, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डालना। और जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं,
लेना चाहते हैं तो यार ये अब स्लाइड ही ऐड नहीं की वाली तो। हाँ, प्रमोशन तो कर ही नहीं पाया यार। देखिए अब इसमें मैं प्रमोशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये जो बच्चे हैं ऑलरेडी ग्रुप में, आपको ही प्रमोशन करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? वैसे तो बहुत लंबे लंबे कमेंट्स डालते हो ग्रुप पे। थोड़े से यहाँ भी डालो कि क्या चीज़ समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है, प्रमोशन करो कैसे क्या ग्रुप इस बैच को लेना है, ठीक है? एंड मेल आईडी है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, हमारी टेक्निकल मेल आईडी है या मेरी मेल आईडी है, आप उस पर ही पूछ सकते हो। financiassuccess@gmail.com, ठीक है? या फिर आप वो वीडियो देख लो ना यार, अगर लेना है तो एक पीछे भी वीडियो डाल रखी है कैसे लेना है क्या चीज़ें करनी है ना। वो वीडियो मैं इसमें पिंड कमेंट में डलवा दूंगा, तो वहाँ से देख लेना जो भी है। 1E इन्फोटेक, ठीक है? ये याद रखना, यहाँ पे 2 ई हैं, ये कई बच्चे एक ई पे मैसेज मेल करते हैं फिर कहते हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। कैसे आएगा? @gmail.com, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, या फिर पिंड कमेंट में सारी चीज़ें डाल दूंगा, वहाँ से गो थ्रू कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक। तो अभी तक हम 2 मॉक कंप्लीट कर चुके हैं, आज आपका 3rd मॉक अपलोड हो चुका है, तो उससे गो थ्रू कर लेना। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।